गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते हुए आज देखेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट जो एडुटेरिया का है। कल हम लोग ने इसके पहले 7वें प्रैक्टिस सेट को कल हमने देखा था और उसका वीडियो भी अपलोड किया गया था। तो इसमें एक बात है कि आप जो है कि हम इसका कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी कि 75 से 80 प्रश्न आज इस वीडियो में देखेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि एक ही साथ सभी इस प्रश्न को अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस लिहाज से हमने सोचा है कि आज 75 या 80 प्रश्न, मतलब कुछ प्रश्न इसमें रहेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह किस राज्य में हुआ था। पहला है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, पश्चिमी घाट, त्रावणकोर या फिर पूर्वी तट यानी कि उड़ीसा में हुआ था। तो इसका सही जवाब है कि त्रावणकोर यानी कि केरल में जो है कि ये विद्रोह हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। केरल के त्रावणकोर में राजा ने जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने से मना किया था, तो इससे बेलूथम्पी ने जो है कि इसके लिए विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका सही जवाब है टी.एस. अल्काट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो सही जवाब है इसका अरविंद घोष। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। और अगला प्रश्न है कि मद्रास में बेट समाज की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास में बेट समाज की स्थापना केसरी धरलू नायडू ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन है सही जवाब है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया। और छठा प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था। सही जवाब है लॉर्ड लिन्लिथगो, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है। तो ये कथन जो है कि ये बाजीराव प्रथम का है। और ये उपरोक्त जो कथन है वो मुग़ल साम्राज्य के खंडहरों पर भारत में जो मराठा साम्राज्य के निर्माण की योजना के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। तो राइट आंसर इसका है बाजीराव प्रथम, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। तो पैंथिक लॉरेंस इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी है पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। इसका सही जवाब है बीना दास। बीना दास ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के जो गवर्नर थे सर स्टैनली जैक्सन को गोली मार दी थी और उसके चलते उनको 10 साल की कारावास की सज़ा हुई थी। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पटना लगान परिषद यानी कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स अलेक्जेंडर इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। तो इसका सही जवाब है, यानी कि 32वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने इसके लिए विद्रोह किया था। और रोहिणी गांव से बिहार में जो 1857 की क्रांति का जो आगाज़ हुआ था वो वहीं रोहिणी गांव से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1906 में हुआ था।
और नेक्स्ट प्रश्न है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव था या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सब हम जानते हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? सही जवाब इसका है लॉर्ड लैंसडाउन, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है महादेव गोविंद राणा डे। और राणा डे ने जो है कि विधवा विवाह की ओर अधिक प्रचारित करने के लिए या विधवा विवाह को और प्रचारित करने के लिए विडो रीमैरिज यानी कि विधवाओं का फिर से विवाह होने के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न इसका है कि साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें बी सही जवाब है कि लॉर्ड बर्कनहेड ने इसको चुनौती दिया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? सही जवाब है कोलकाता से आगरा के बीच इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय इतिहासकार ने अगला प्रश्न है कि किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है के.एम. पनिकर ने इसको 1765 से लेकर के 1772 के मध्य में जो बंगाल का जो कालखंड था उसको डाकू राज्य की उपमा दी है, यानी कि इसका राइट आंसर है के.एम. पनिकर हैं। और 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ये इसका सी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? जब्ती प्रणाली जो लागू किया गया था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था और भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ और इसको अकबर के साम्राज्य में लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब है अकबर, यानी कि ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय को उन्होंने सबसे शक्तिशाली जो है कि शासक बताया अपने समय का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के 98वें विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही जवाब है कि राजस्व विभाग से उसका संबंध था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? ऑप्शन इसमें है शेर शाह जो है इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु जो है वो मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? ऑप्शन इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जफ़र खान की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में यानी कि कितने भाग में विभक्त था? तो आईने अकबरी ये जो है कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें अकबर के शासनकाल का उसमें जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। तो वो कितने भागों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब है कि इसमें ये 7 विभागों में यानी कि 7 भागों में विभक्त था, या इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? सही जवाब है इसमें बलबन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो उसने मेगास्थनीज जो है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज की
एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें उसने मौर्यकालीन भारतीय समाज की या मौर्यकालीन इतिहास का जिक्र किया है, उसकी विधि व्यवस्थाओं के बारे में लिखा है। उसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 7। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन-सॉन्ग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादक के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है इसका मथुरा, इसका राइट आंसर होगा। और इसमें अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कनिष्क के दरबार में कौन जो है कि वो नहीं थे, इसको बताना है। तो इसका सही जवाब है पतंजलि जो है कि वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपदों के नाम है और एक तरफ उनकी राजधानी है। तो देखिए इसमें चेदी दिया हुआ है, अस्मा, कुरु और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें सभी जनपदों के जो राजधानी देख रहे हैं हम, जैसे कि चेदी का जो है कि सुक्तिमती दिया हुआ है, इसके बाद से अस्मा की राजधानी पोटली ये पोतन है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, यानी कि सभी जो महाजनपदों की जो राजधानी दी गई है वो सही है, यानी कि इसमें से एक से अधिक इसमें जवाब सही है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है, सभी मिलान सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया था, और राजगृह में किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है, इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से इसका संबंध है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है हकीम खान। ये इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है दूसरे ये सेट में। गुप्तकालीन में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि अप्रहत कहा जाता था उसको। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो इसका सही जवाब है कि इसमें मुद्रा एवं टकसाल के जो अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप जो है कि पावापुरी नामक स्थान में उनको मृत्यु हुई, यानी कि निर्माण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसमें लाल रंग का उपयोग होता था कि मिट्टी के बर्तनों को लोग जो है कि वो लाल रंग से रंगते थे और उस पर डिजाइन बनाते थे या अन्य चित्रकारियाँ करते थे। अगला प्रश्न है कि ये साइंस के प्रश्न हैं। देखिए 40 प्रश्न जो है कि वो हिस्ट्री से रह रहे हैं, और बाकी जो 41वां जो प्रश्न है यहाँ से अब हिस्ट्री के साइंस के प्रश्न होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। बताना है कि प्रकाश जब हीरे से कांच में गुजरता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन है? गाड़ियों का जो सर्च लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जबकि साइड मिरर के रूप में गाड़ियों के चालक के सामने जो ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा रहता है, ये जो कांच लगा वो जो दर्पण है वो उत्तल होता है। सर्च लाइट है, यानी कि गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं जिससे रोशनी देती है, जिसके वजह से जो है कि हम लोग गाड़ियों को चलाने में सुविधा मिलती है, यानी कि सर्च लाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से जो दूसरे स्वतंत्र हैं वे हैं, ये है कि आयाम इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि समान विमीय सूत्र जो एक समान जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, भौतिक राशि की एक जोड़ी कौन है जिसका डायमेंशनल जो फार्मूला है वो एक ही होता है? तो देखिए इसमें संवेग और आवेग का जो फार्मूला होता है वो एक समान होता है, यानी कि इसका जो डायमेंशनल जो सूत्र होता है और वो होता है mLT और -1। ये इसका डायमेंशनल इसका विमीय सूत्र होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें होगा ए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया जो है कि इसमें देखिए परिणाम में बराबर होती हैं और विपरीत दिशा में भी कार्यरत होती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका
उसमें बताना है कि उसका क्या उसमें राइट आंसर होगा इसके अनुसार। तो देखिए, अगर ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका जो इसमें देखिएगा कि ध्वनि का आयाम वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र होता है। इसलिए ऐसे जो बदलाव किए जाएंगे, यानी कि आयाम में अगर परिवर्तन होता है, वेग में, आवृत्ति में या तरंगदैर्ध्य में, तो फिर ऐसे बदलाव का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि इसका आंसर होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। सही जवाब है इसमें इलेक्ट्रॉनों का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उसको ऊष्मा तरंग के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है किस रोग में तांबा जो है कि ऊतकों में जमा हो जाता है। तो इसका सही जवाब है कि विल्सन रोग जो होता है उसमें ये ऐसा होता है। और अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि के जो प्रबलता है वो कंपनों के आयाम से निर्धारित की जाती है। इसका ऑप्शन इसमें ये सही है। और ये कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में जो है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। और यह जो है कि निकट की वस्तु को उसमें दिखाई नहीं पड़ती है और इसके लिए जो है कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो मेट्रोपिया होता है वो दूर की वस्तु, ये जो है कि दूर दृष्टि दोष होता है और इसके उपचार के लिए जो है कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका दूसरा नाम है दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। तो इसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें डी सही है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5 से 6 होता है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे कमज़ोर आबंध है, यानी कि कमज़ोर बॉन्ड कौन होता है। तो इसका सही जवाब है इसमें वान डर वाल्स बल जो होता है, यानी कि वान डर वाल्स फोर्सेज जो होता है वो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है। थर्मोकोल बनाने में जो है वो जो है कि पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है, यानी कि इसका इसमें ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है। तो सोडियम रोजिनोड के द्वारा ये करता है। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि बेंजीन की संरचना कैसी है। बेंजीन इसका फॉर्मूला जो है कि C6 और H6 होता है। तो बताना है कि इसमें इसकी संरचना कैसी होती है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है। तो बेंजीन की जो संरचना होती है वो तलीय होती है, यानी कि प्लेनर होती है, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में मोल की संख्या होती हैं, यह क्या है। यह किसका नियम बताना है कि स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की जो समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती हैं। तो यह एवोगाड्रो का सिद्धांत है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है इसमें K2CO3 जो होता है इसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है किस टेस्ट से। एलिजा टेस्ट जो होता है वो HIV संक्रमण के लिए है। और अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका जो है कि म्यूटॉन है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है सेरेब्रम से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। इसको कॉर्निया कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। तो इसका सही जवाब है इसमें अंडाशय, यानी कि इसका सही जवाब होगा इसमें सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि। इसका सही जवाब है कि इसमें देखिए
बगीचे में उगाने, इसका कहने का मतलब है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन जो है किया था। उसके बहुत से कारण थे, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि पहला था कि बगीचे में उगाने में आसानी होगी, और दूसरा है कि कम समय में इसका उत्पादन भी हो जाएगा, और मटर के पौधों को स्वनिषेचित भी किया जा सकता है। यानी कि इसमें से एक से अधिक इसका ऑप्शन सही है, यानी कि इसका डी होगा आंसर। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है, ये जो है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और अगला प्रश्न है कि सिनाप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो ये जो है कि जाइगोटिन में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। पत्ती का जो मुख्य कार्य होता है वो है प्रकाश संश्लेषण करना, और जिससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कि संपन्न होती हैं। गैसों का आदान प्रदान जो है कि उस पर पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से जो है कि प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और जनहित याचिका यानी कि जो PIL दायर कहाँ किया जा सकता है, तो ये जो है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में इसको जो है कि किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 253। और अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो संसदीय शासन प्रणाली को प्रदान करता है, यानी कि इसमें संसदीय प्रणाली का वर्णन है भारतीय संविधान में। केंद्र राज्य का संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है। ये 7वीं अनुसूची में जो है कि केंद्र राज्य संबंधों को रखा गया है, अनुच्छेद 246 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें देखिए, इसमें एक और प्रश्न है अभी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। 75वां प्रश्न है, तो ये आता है जो है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसमें भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य जो चयनित होते हैं वो आते हैं, यानी कि इसमें इसका ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो किया गया है वो 1989 में किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21 वर्ष से घटा करके मतदान जो आयु थी उसको 18 वर्ष किया गया। और आज का आखिरी प्रश्न होगा कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ये महाधिवक्ता होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें भी सही है। तो ये 78 प्रश्न हैं, और इसके बाकी के जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी प्रश्नों को करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं।